ऐसा करके लिख सकते हैं, राइट। और दूसरा तरीका है कि आप ए बी वेक्टर को लिख सकते हो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। अगर a की पोजीशन x1 y1 है और b की पोजीशन x2, देख सकते हैं x2 माइनस x1, क्योंकि आपका R1 वेक्टर क्या है, x1 i प्लस y1 j। R2 वेक्टर क्या है, x2 i प्लस y2 j, है कि नहीं? यही तो है। R वेक्टर क्या है, xi प्लस y j। तो R1 क्या होगा, x1 i प्लस y1 j। R2 होगा x2i प्लस y2 j। R2 माइनस R1 करोगे तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लिख सकते कि नहीं? तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। एक तरीका यह है लिखने का। किसको, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। फाइन। नाउ सी, अगर मुझे जब पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है ए बी, तो मान लो वेलोसिटी है v वेक्टर। कितनी वेलोसिटी से किया, v। तो मैं लिख सकता हूं क्या, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए बी। और आई कैन राइट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस, ये तुम्हारा क्या है, v, है कि नहीं, राइट। एक तो तरीका यह है, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v T2 माइनस T1 आ जाएगा R2 माइनस R1। बाकी उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लो, सिर्फ आपको बेसिक समझाया जा रहा है। जैसे आप R वेक्टर को लिख सकते हो x i प्लस y j, ऐसे ही आप वेलोसिटी वेक्टर को भी लिख सकते हो और एक्सीलरेशन वेक्टर को भी लिख सकते हो। R इज इक्वल्स टू xi प्लस yj है, इसका मतलब है x इज द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इन x डायरेक्शन, y इज द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर इन y। तो प्लेन की बात हो रही, x और y दोनों वाले। सिमिलरली अगर मैं लिखना चाहूं v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, आई कैन राइट vxi प्लस vy j, where v is the velocity of the particle moving in the plane। अब प्लेन दो चीजों से बन के बना है, एक x दूसरा y। तो vx is the component of velocity in x direction and vy is the component of velocity in y direction। दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, x और y। तो vx x डायरेक्शन में है और vy y डायरेक्शन। सिमिलरली a वेक्टर लिखा जाए तो a वेक्टर लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप, where ax is the component of acceleration in x axis and ay is the component of acceleration in y axis। किस एक्सिस में, y। समझ रहे हो। तो अब हम मोशन को प्लेन में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, प्लेन। तो प्लेन में पढ़ेंगे तो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक x साइड में दूसरा y। तो वेलोसिटी को vxi प्लस vy एक्सेलरेशन को axi प्लस ay और डिस्प्लेसमेंट को xi प्लस y, राइट। आप सीधा लिखते थे कि आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट। ये आप पढ़ते थे स्ट्रेट लाइन। किसमें पढ़ते थे। अब इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं x और y, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं vx और टाइम का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, टाइम तो सेम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो इस इक्वेशन को अपन दो पार्ट में लिख सकते हैं।
एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस लिखोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू वी एक्स इंटू, अलोंग वाई एक्सिस लिखोगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू वी वाई इंटू। क्लियर? तो ऐसे अपन मोशन ऑफ प्लेन को दो पार्ट में बांट लेंगे, कौन कौन से, x और y। और कॉम्प्लिकेशंस देखो, कोई दिक्कत नहीं, जितना देखने उतने कॉम्प्लिकेशंस। मान लो आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस है, इसको स्ट्रेट लाइन में है, मुझे इसको मोशन ना प्लेन में कन्वर्ट करना। ना प्लेन हैज टू कंपोनेंट्स, एक x दूसरा y। फाइन, v के दो कंपोनेंट्स है vx और u के होंगे ux और a के होंगे ax और, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगे, कौन कौन से, एक बनेगा vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t, दूसरा बनेगा vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t। ये मोशन इन अ प्लेन है, क्या ये प्लेन, प्लेन में होते हैं दो कंपोनेंट्स, दो एक्सिस एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन। मान लो वाई जेड प्लेन की होती यू वाई प्लस ए वाई टी, यू जेड प्लस ए जेड। ये आपने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के दो कंपोनेंट्स एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? सिमिलरली यू कैन राइट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, vx square minus ux square is equals to 2axx, 2axx, s किससे, s x। Similarly vy square minus uy square is equals to 2ay, 2ay। This we are studying the motion in the plane. Your equations gives the same effect. आपके इक्वेशन ऑफ मोशन वही इफेक्ट देंगे जो स्ट्रेट लाइन में दे रहे थे, बट अब वो दो में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। नाउ वी आर स्टडिंग द मोशन इन द प्लेन एंड प्लेन कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो दोनों इक्वेशन के कंपोनेंट्स को क्या कर दिया जाए, डिवाइड। जो स्केलर क्वांटिटी है उनको वैसा ही लिख दिया जाए, टी इज अ स्केलर, टी एक्स और टी वाई नहीं हो सकता, टाइम तो 5 सेकेंड ही है, राइट। पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है योर टॉपिक नंबर 1 प्रोजेक्टर, पहला और आखिरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11। इससे एक क्वेश्चन 4 नंबर का लिख के ले लो, आएगा। कितने नंबर का, 4। वेक्टर्स में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लिक्विड इन अ प्लेन, सॉरी वो मोशन इन लिक्विड, सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 4, उससे 4 मार्क का आता है। अगर 70 नंबर का पेपर होता है तो 3 क्वेश्चंस आते, पहले 5-5 के आते थे, अब वो 4-4 के होके एक केस स्टडी ऐड हो गए 5 नंबर की, वो आई, राइट। पैटर्न देखा आपने पेपर का, अपने सीबीएसई ने डाला है 11th का भी, डालो हेडिंग मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। ये बनाओ, ये बनाओ साइड में।
अरे बन गया। लिखो, the displacement of the particle is given by is given by AB vector is equals to R2 vector minus R1 vector। या लिख सकते हो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ट्रायंगल लोशन, हाँ ट्रायंगल लोशन लिखो। इन अ प्लेन, पैरा चेंज करके, इन अ प्लेन the equation of motion, the equation of motion is given by x is equals to vxt, y is equals to vyt। एक साइड में ब्रैकेट में लिखो कि आर वेक्टर को जैसे xi प्लस yj लिखते हैं, v वेक्टर को वैसे ही vxi प्लस vyj लिखते हैं, और a वेक्टर को वैसे ही axi प्लस ayj लिखते हैं। ऐसे आप प्लेन में किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो। फोर्स fxi प्लस fyj। ये x और y क्या है, लिख लो। वेयर x and y, where x and y are the displacements of the particle along x-axis and y-axis, along x-axis and y-axis। ठीक है,
नाउ ऐसे साइड में पॉइंट बनाओ और फर्स्ट इक्वेशन v is equals to u plus at can be written as vx is equals to ux plus axt, vy is equals to uy plus ay. ऐसे तीनों लिख सकते हो, लिख लो. दूसरा लिखा बाजू में. कुछ मरा है. चलिए सुनील से करके फोटो दें. तीसरा भी लिख लो, लिखना है तो vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax ay. हटा दे. The most important topic of the chapter, projectile. हो गई नौटंकी? देख के लिख रहे हो ये तुम? Projectile. Okay. So, anyone जिसने ये वर्ड पहले सुना तो कहां सुना? प्रोजेक्टाइल मोशन है. क्या है ये? मोशन. क्या है प्रोजेक्टाइल? हाँ, मोशन है प्लेन. ऑफ कोर्स इट इज अ मोशन है प्लेन. गुड. आगे हम बताओ. सपोज आई एम हियर एट द ग्राउंड. दिस इज माई पोजिशन. यहां से मैं एक स्टोन लेता हूं और स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकता हूं. आई हैव टेकन द स्टोन. अच्छे सुनो, डिफिकल्ट अभी अगर बेसिक समझ में नहीं आएगा तो मैथमेटिक्स वैसी नहीं आएगी. I have taken the stone and I have thrown the stone in the air. Right? The stone will go like this and comes like this. Right? जब आपने किसी भी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से क्या किया? थ्रोन. बॉडी जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन करेगी उस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. मैंने यहां से पत्थर को फेंका, नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस. फिजिक्स की सबसे बेस्ट लाइन, नेग्लेक्टिंग द एयर रेसिस्टेंस. मैंने यहां से पत्थर को फेंका. द पत्थर विल गो अप एंड कम्स डाउन. द पत्थर इज डूइंग द मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ जी ओनली. यहां पे सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है और कुछ है क्या? नहीं. This type of motion is called projectile motion, and the object which is doing this motion is called projectile. The path which is followed by the object
is called trajectory. क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री. नीरज चोपड़ा सब जानते होंगे. द जेवलिन थ्रो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. आपने जेवलिन को इनिशियली यहां से फेंका with some initial speed u. The javelin will go up and comes down. Javelin is doing the motion under the effect of gravity alone. The motion of the javelin is projectile motion. कैसा मोशन है? राइट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है? आप इनिशियली स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन करो, वो ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर वर्क कर रहा है या मोशन कर रहा है तो उसका मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मैं छत पे चला जाऊं यहां और वहां से बॉल नीचे फेंकूं, दैट मोशन इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल. दिस इज अनदर. मैं एक हाइट एच पे गया, यहां से मैंने बॉल को फेंका, अगेन यहां जो वेलोसिटी मैंने दी वो यू दी. नाउ इट इज ओनली वर्किंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. दिस मोशन इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. दिस मोशन इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल. तो ग्राउंड से भी होता है और हाइट से भी होता है. जैसे बॉम्ब फेंकते हैं ना एरोप्लेन में से, द मोशन ऑफ द बॉम्ब इज प्रोजेक्टाइल. बॉम्ब ऐसे जाता है, ऐसे नहीं फेंकते. राइट? आपका बॉम्ब कैसे जाता है? ऐसे, इस डायरेक्शन. राइट? द जेवलिन थ्रो, द गन शॉट. आप यहां से गन शॉट करोगे, आपको दिख रही है गन सीधी जा रही है. मिथ. द वीडियो गेम इज अ मिथ. गन कैसी जाती है? ऐसे. गन विल वर्क अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. राइट? क्लियर टू एवरीवन? So the motion of the body under the effect of gravity alone is called projectile motion. The body which is doing the projectile motion is called projectile. And the path followed by the body is called trajectory. क्या है ये? ट्रेजेक्ट्री है. किसकी? प्रोजेक्टाइल. राइट? नाउ यहां पे अपन को मोशन इन अ प्लेन के इक्वेशंस यूज करने पड़ेंगे. किसके? मोशन इन अ प्लेन. फाइन. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पाथ? एनीवन? इट इज पैराबोला. सेमी सर्कल. This path followed by the body projectile is parabola. And what is the equation of parabola? Very good. थोड़ा बहुत सुझाव है. कहां पढ़ा है? पिछले साल मैथ्स में सारे कोनिक सेक्शंस के इक्वेशंस थे. अच्छा, पिछली साल में बस ये तो प्रोजेक्टाइल के थे. द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज kx स्क्वायर. क्या होता है? kx स्क्वायर. राइट? प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन क्या है? kx स्क्वायर. ठीक. नाउ वी हैव टू शो नंबर 1 द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. सबसे पहले में क्या शो करना है कि पाथ क्या है प्रोजेक्टाइल का? मैथमेटिक्स आ जाएगी. कॉन्सेप्ट इतने ही है. अब किसका यूज है? मैथमेटिक्स. नाउ यू हैव टू शो द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. मतलब यू हैव टू प्रूव kx. क्या प्रूव करना है? kx. नाउ सी, दो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, एक ये और एक जो अभी बनाया था. दोनों की स्टडी करनी है. पहले किसकी करेंगे? दिस इज अ सिंपलर केस. कैसा केस है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. डायग्राम इस साइड. ओके.
नाउ सी, हमें कैसे वो जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे वो कैसे इसमें लगाना है अब हम वो सीखे। ठीक है, हाउ वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन हियर। प्लेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्लेन की बात हो रही है, मतलब बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मोशन कर रही है। आप देखो, यहां से अगर आपने बॉल को फेंका तो बॉल आपके टावर से एक्स डिस्टेंस पे गिरी। कितने डिस्टेंस पे गिरी? एक्स। तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया? एक्स। वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया? वाई। मतलब मोशन किसमें हो रहा है? प्लेन में। ये एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर कर रही है और वाई एक्सिस में, राइट? वाई एक्सिस में वाई कर रही है, जिसको आप एच कह सकते हो। एक्स एक्सिस में कितना कर रही है? एक्स। मतलब यहां पे दो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे, एक लगेगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक लगेगा अलोंग वाई एक्सिस। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ। अब देखना अच्छे से कैसे इस प्रोजेक्टाइल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं। अगर आप लोगे x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, अच्छे से सुनना, राइट? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। आपने इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली है? फाइन। ux इज इक्वल्स टू कितनी है? नंबर वन, बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना है? जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं पता हो, फाइन। देखो, ax लोगे 0। आपकी बॉडी जब तक हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से? कांस्टेंट। जो क्या बोला मैंने? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन डूड। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सा वर्क कर रहा है? जी। और जी कभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क करते हुए देखा है क्या? नहीं। जी कहां वर्क करता है? वर्टिकली, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, है क्या? नहीं। द एक्सेलरेशन विल बी 0। सो इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब भी आप एक्स एक्सिस का मोशन लगाओगे, एक्सेलरेशन हमेशा कितना लोगे? यहां से लेके एंड तक कहीं पे भी एक्स विल ऑलवेज बी 0। कितना होगा? इक्वेशन बन गया x इज इक्वल्स टू यू इंटू, यू कैन राइट t इज इक्वल्स टू x अपॉन इक्वेशन नंबर। अलोंग एक्स एक्सिस लगाया था, अब लगाओ अलोंग वाई एक्सिस। कहां लगाए? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बॉडी ने कितना डिस्टेंस? y कवर किया। y ले लो, y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट? ना ध्यान रखना, जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन से वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, उस पॉइंट पर बॉडी किस पे आएगी? रेस्ट पे। समझना अच्छे से, आपको वो रेस्ट दिखेगा नहीं, बट यू नो, जब भी आप पेन को ऊपर फेंकते हो और पेन ऊपर जाके जब वापस नीचे आता है तो मैक्सिमम हाइट पे पेन की वेलोसिटी कितनी लेते हो? मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वी हैव स्टडीड, जब भी आप किसी हाइट से बॉडी को नीचे फेंकते हो तो आप मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी लेते हो? इस केस में आपका जो युवा है वो हो जाएगा, ठीक? कौन सा मोशन पढ़ रहे हो? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, नाउ वी आर स्टडिंग द वर्टिकल मोशन where uy is equals to 0. Number one, what is ay? Clear?
वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है जी, ए वाई इज इक्वल्स टू, लगाओ, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू हाफ जी, और t कितना है x अपॉन यू का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर। जी इज कांस्टेंट, u is the initial velocity which is also constant. I can take this whole as a constant. Y is equals to kx square is the equation of parabola. पहली चीज सॉल्व हो गई कि the path of projectile is parabolic. कैसा होता है path of projectile? ये एक डेरिवेशन है, ऐसे 6 डेरिवेशन है। कितने? 6 में से 3 आते हैं। कितने आते हैं? 3, कम से कम 3। हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वर्टिकल हाइट। क्लियर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वी हैव प्रूव्ड। यही करना था कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? पैराबोलिक। देखिए प्रोजेक्टाइल, हाँ बेटा ये वाला फिर से कहां से लास्ट। जब बॉडी ने वर्टिकल मोशन किया उस केस में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जैसे अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज करेगी वो रेस्ट पे आएगी, आपको दिखेगा नहीं, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो किस पे आएगी? रेस्ट। यूवाई 0 हो गया। एक्सेलरेशन बॉडी का वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी रख दिया, तो यूवाई 0 है, तो ये टर्म 0। y इज इक्वल्स टू बचा हाफ ए वाई की जगह जी और टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। टी की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन यू पुट कर दी, तो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर। ये पूरा कांस्टेंट है के, तो y इज इक्वल्स टू के एक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसा होता है पाथ? लिखिए, पहले लिखिए प्रोजेक्टाइल। हाँ बेटा कांस्टेंट किया है, मतलब देखने की वेलोसिटी हमेशा हमेशा आप देख रहे हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी तो कोई मतलब अलग अलग मोशन में अलग अलग होगी। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे नीरज चोपड़ा एक बार जेवलिन थ्रो फेंकेगा तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही फेंकेगा ना, तो यू तो आप दे रहे हो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि हर बार 20, एक प्रोजेक्टाइल के लिए 20। An object thrown with a initial velocity and which is then allowed, allowed ALLOWED, allowed to move under the action of gravity, under the action of gravity alone is called projectile. First stop. Example, line change करके, example, javelin throw. comma bomb released from an aeroplane. Bomb released
from an aeroplane. Full stop, etc. Line change. The path followed by a projectile during its flight is called trajectory. Trajectory. ड्यूरिंग इट्स के बाद क्या है? क्या की बात बेटा? ड्यूरिंग इट्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ये लिखा फ्लाइट, FLIGST, कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, TORY आता है, ठीक है? ट्रेजेक्ट्री, फुल स्टॉप. लाइन चेंज, पैरा चेंज, सब कुछ चेंज, डायग्राम बना. हाँ, नहीं होगा. जैसे मान लो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन है, तो वो तो नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा ही ना. उसका पाथ पैराबोला होना जरूरी है. अगर नहीं होगा पैराबोला तो वो प्रोजेक्शन नहीं है. फ्री फॉल इज नॉट अ केस ऑफ प्रोजेक्टर. फ्री फॉल में मोशन में प्लेन थोड़ी होगा. फ्री फॉल वो तो मोशन में स्ट्रेट लाइन होगा. एक ही एक्सिस चाहिए उसमें. प्लेन के लिए तुम्हें दोनों डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. तो ऑफकोर्स सी बात, उसे कर्व आना चाहिए. हाँ, तो वो एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो कुछ भी कारण उसकी डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं सकती. अगर हो गई तो फिर वो प्रोजेक्टाइल है. कंसिडर हाँ, डायग्राम के बाजू में कंसिडर अ बॉल इज थ्रोन. A ball is thrown horizontally with an initial velocity, horizontally with an initial velocity u vector from the top of a curve of height h, curve of height h, small h, right? Full stop.
line change as it moves, comma, it covers the horizontal distance as it moves, comma, it covers the horizontal distance due to u vector, and vertically downward distance due to constant acceleration g, small g, right? Full stop. Line change, para change. For a horizontal motion, ब्रैकेट में along x axis, लिखो x is equals to uxt plus half axt square. अगली लाइन में since ux is equals to u and ax is equals to 0, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना है. There is no change in velocity, ये ब्रैकेट के अंदर लिखो. There is no change in the velocity in horizontal direction. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0. तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या है? 0. अगले दो स्टेप, इक्वेशन नंबर 1, x is equals to ut, t is equals to x upon u. जो ज्यादा ही एब्सेंट माइंडेड है वो अपन ने ये किया है कि ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट किए, तो अपन को x is equals to ut मिल गया. लिख लिया इक्वेशन नंबर 1. लाइन चेंज for vertical motion, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? along y axis, लिख लो वो इक्वेशन. y is equals to u by t plus half a by t square. और फिर से since uy is equals to 0, ay is equals to g, तो y कितना हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर. पुटिंग the value of t from equation 1. हाँ, कोई रीजन नहीं लिखना, लिख लो. सबको पता है नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी है. ऐसे आप अभी बता दे रहा हूं, कल सबसे पहले आओगे तो पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, आज ही सुन लो, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है, और वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी कितनी होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है. बिकॉज दिस विल बी यूज्ड फर्दर.
लिख लिया यहां तक? पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 2 3 स्टेप। यहां पे आपने हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर पूरा कांस्टेंट लिया, जी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। कैसे लिख दूं? तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ, देखो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ, this is an equation of parabola, equation of parabola, full stop। thus the path followed by, thus the path followed by the projectile is followed by, the projectile is parabolic, parabolic। नहीं यार, अरे यार फालतू, पैराबोलिक, फुल स्टॉप। Fine. So this is the equation of parabola. Now, just a, we have to study the three concepts. कितने? Number 1, time of flight. Number 2, horizontal range. And number 3, net velocity। जब दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें एक और आ जाएगा, कौन सा? वर्टिकल हाइट। इसमें नहीं आता, इसमें क्योंकि जितनी हाइट से फेंक रहे हो तुम्हें पता है, उसमें तुम ग्राउंड से फेंक रहे हो तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा वो निकालनी पड़ेगी। इसमें नहीं, इसमें आपको एच ऑलरेडी पता है। तो पहले निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर निकालोगे हॉरिजॉन्टल रेंज और फिर निकालोगे नेट वेलोसिटी। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज डिफाइंड एज कितनी देर हवा में रहा। हाँ, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? The total time taken by the projectile to complete its trajectory। तरीका होता है चीजों को डिफाइन करने का। The time in which the projectile is in air। The total time taken by the projectile to complete its trajectory। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जो टोटल टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा वो क्या हो जाएगा? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले डेफिनेशन देखो टाइम ऑफ फ्लाइट। नंबर 1, साइड रीडिंग डालो,
time of flight. The time taken by the time taken by the projectile to complete its trajectory, is called TOF. It's called time of flight. Full stop. It is very easy to calculate the time of flight, right? देखो कोई भी लगा दो, y एक्सिस वाला लगा दो, इधर देखो कितना सिंपल डेरिवेशन. वी नो दैट अगर बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रही है, किस डायरेक्शन में? वर्टिकल. आई कैन यूज y इज इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी. अच्छे से देखो, राइट? नाउ y इज इक्वल्स टू h. h डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा वो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. अगर इस इक्वेशन में मैं y को कितना रख दूं? h, राइट? टाइम ऑफ फ्लाइट को आप डिनोट करते हो कैपिटल टी से. अच्छे से देखना, अगर आपने y को h रख दिया, ऑफ कोर्स सी बात है u y तो अभी भी कितनी होगी और a y अभी भी कितना होगा? बट अब आपका स्मॉल टी क्या बन जाएगा? कैपिटल टी. h हाइट कवर करने में टाइम कितना लगा? कैपिटल टी. रख दे, लगाओ. y की जगह रख दो h इज इक्वल्स टू, ये तो 0 बिकॉज यू वाई इज, बचा हाफ g कैपिटल टी. टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h अपॉन g. t इज इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन रूट 2h अपॉन g. तो यहां से देख के आपको पता पड़ रहा होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी. किसके इंडिपेंडेंट है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट. किस में डिपेंड करता है? हाइट. वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. मोर और लेस अलग अलग वेलोसिटी से भी अगर पत्थर फेंकोगे, सेम हाइट से फेंक रहे हो तो सेम जगह पे जाके गिरेंगे या सेम टाइम के बाद जाके गिरेंगे. दे विल टेक द सेम टाइम. योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यू. कहीं फॉर्मूले में यू दिख रहा है क्या? नहीं. फॉर्मूले में सिर्फ जी दिख रहा है जो कि कांस्टेंट है और एच दिख रहा है. मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट विल डिपेंड ऑन द हाइट. जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट. क्लियर? दिस इज द डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ. ठीक, पहले यही लिख लो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज. अरे बाद में रख देना है, फॉर्मूला में जी के फॉर्म में लेकर आना. बेटा स्ट्रेट अगर गिरता तो फिर वो मोशन ऑफ प्लेन नहीं होता ना. दैट इज अ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो उसका कर्व होना जरूरी है. वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा तभी मोशन ऑफ प्लेन है. लिखिए, हाँ, वी नो दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब बस यही लाइन लिखनी थी, उसके बाद ये पूरा लिखना था. वी नो दैट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, sorry, we know that
इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब पूरा लिख लो। जहां ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा है वहां कैपिटल टी लिख लो, यहां ब्रैकेट में हम लिख दो। हाँ पूरा लिख लो, पूरा। पागल हो गई क्या? अच्छा 7:25, सॉरी। नंबर 2, हॉरिजॉन्टल रेंज। कहीं कहीं न करो, हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो, लिखो लिखो। अब मैं कही थी 1 घंटा पहले आओ, हॉरिजॉन्टल रेंज लिखो। हेडिंग तो डालो यार।